हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे इक्विलिब्रियम की। जो अपनी पिछली वीडियो थी उसमें हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होते हैं उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश की। जैसे केपी और केसी के बीच में जो रिलेशन है आपको याद होगा, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन जी। ऐसे केपी और के एक्स के बीच में भी अपन ने रिलेशन फाइंड आउट किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है उसकी यूनिट्स क्या होती हैं, उसकी यूनिट्स को कैसे फाइंड आउट करें। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट्स के बारे में बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट्स क्या होंगी। तो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसकी जो यूनिट है वो एक तरीके से यूनिटलेस है और एक तरीके से उसकी यूनिट भी है। मतलब अगर हम आज के टाइम पे बात करें तो के यूनिट लेस होता है, लेकिन 2006 से पहले की बात करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट होती थी। मतलब समझाता हूं, देखो, जब थर्मोडायनेमिक्स था तो थर्मोडायनेमिक्स में एक रिलेशन आता है, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। तो लॉग के अंदर है ना एक जस्ट नंबर आ सकता है। लॉग जो होता है उसके अंदर है ना आप कोई कोई आप क्या बोलते हैं उसको, कोई फिजिकल क्वांटिटी को नहीं रख सकते हो, प्रेशर या फिर वॉल्यूम। इसके अंदर हमेशा यूनिटलेस चीजें आती है। अगर प्रेशर आएगा भी तो P1 बाय P2 ऐसे रहेगा। कि लॉग के अंदर यूनिटलेस चीज आ सकती है, एक नंबर आ सकता है जस्ट, क्योंकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक फंक्शन है तो इसके अंदर बस एक नंबर आएगा। तो इसकी वजह से कि क्या चीज है, यूनिटलेस। लेकिन आप बहुत सारे क्वेश्चन देखोगे उसमें यूनिट पूछी जा रही है। तो बात क्या है, ये जो चीज है ये लोगों को बाद में समझ में आया, इससे पहले लोग यूनिट यूज करते आ रहे थे। तो आज के टाइम पे के इज यूनिटलेस, यूनिटलेस आफ्टर 2006। लेकिन उससे पहले अगर आप अलग अलग बुक देखोगे या 2006 का से पहले क्वेश्चन देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ यूनिट्स पूछते हैं, कुछ ना कुछ यूनिट रहेंगी। तो यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो यूनिट निकालना बताता हूं। लेकिन अगर क्वेश्चन में बहुत सारे ऑप्शन दे और उसमें से एक ऑप्शन है के, पूछे के की यूनिट क्या है और उसमें एक ऑप्शन दे दे यूनिटलेस, तो आपको यूनिटलेस को ही टिक करना है। समझ में आ रही है बात? यस, किसको टिक करना है, यूनिटलेस को। अगर यूनिटलेस नहीं है, बहुत सारी यूनिट दी है, तो उसमें से कोई एक यूनिट चूज करनी रहेगी। तो कैसे करेंगे, तो आपको तरीका बताता हूं। जैसे कोई एक रिएक्शन लिखते हैं, क्या रिएक्शन लिखे, जैसे N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। पूछे केसी की यूनिट बता दो और केपी की यूनिट बता दो, तो कैसे बताएंगे, तो देखना। तो केसी, केसी कैसे लिखोगे, आप लिखोगे, ये कहां से आ गया, हाँ, तो केसी कैसे लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 की पावर में 2 और नीचे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 और यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 पावर में 3। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोलैरिटी। तो ऊपर आएगा मोलैरिटी का स्क्वायर और नीचे क्या आएगा, मोलैरिटी इंटू मोलैरिटी का क्यूब। तो यूनिट क्या बनेगी, मोलैरिटी -2। मोलैरिटी की यूनिट पता है आपको, मोल पर लीटर, मोल -1 और इसमें -2 है। तो एक्चुअल यूनिट क्या आ रही है, मोल -2 लीटर +2। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से आपकी यूनिट आ गई किसकी, केसी की। शॉर्टकट है, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, इसका शॉर्टकट है। शॉर्टकट बताऊंगा, पहले आपको तरीका बता रहा हूं कैसे आप यूनिट फाइंड आउट करोगे। इसी तरीके से अगर हम केपी की बात करें तो यहां पे लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 पावर में 2 और नीचे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 के पावर में 3। पार्शियल प्रेशर की यूनिट ATM हो सकती है, बार हो सकती है, कुछ और भी हो सकती है। तो हम जो मैक्सिमम टाइम जो यूज करेगा वो ATM यूज करेगा, तो उसके हिसाब से बता रहा हूं। तो पार्शियल प्रेशर ATM का स्क्वायर, नीचे ATM और यहां पे ATM का क्यूब। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, ATM -2। ठीक है, ऐसे यूनिट्स फाइंड आउट करेंगे। अब इसका डायरेक्ट शॉर्टकट देखो, अगर आपको कभी भी केपी पूछे तो आप क्या कर देना, ATM और डेल्टा NG निकाल देना। इसी तरीके से अगर आपसे केसी पूछे, आप क्या लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन और
डेल्टा Ng। समझ रहे हो? कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी, डेल्टा Ng। जैसे इसी क्वेश्चन में एक बार मैं आपको दिखाता हूं शॉर्टकट यूज करके। जैसे इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा Ng कितना है? ये जो रिएक्शन है इसके लिए डेल्टा Ng है कितना? प्रोडक्ट के 2 मोल, रिएक्टेंट के 4, तो -2। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी Kp की? तो ATM -2, है ना? यही आ रही है। अच्छा, Kc की यूनिट क्या बनेगी? मोल पर लीटर, और डेल्टा Ng कितना? -2। तो यूनिट क्या आई? मोल -2 लीटर +2। ये यूनिट आई थी, यहाँ पे भी सेम यूनिट आ रही है, तो शॉर्टकट अपन यूज करेंगे। क्लियर है शॉर्टकट? इस तरीके से आप यूनिट फाइंड आउट करोगे अगर आपसे यूनिट पूछी जा रही है। अगर एक ऑप्शन दे दे यूनिट लेस, तो यूनिट लेस को टिक करना, क्योंकि के क्या होता है? यूनिट लेस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन नहीं, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से समझना। अगले टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करते हैं? इक्विलिब्रियम को नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, के को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करेंगी, के कैसे कैसे चेंज हो सकता है। इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अच्छे से समझना इसको। आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो इसमें पहली चीज आती है टेम्परेचर। पहली चीज है टेम्परेचर। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। पहले क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं, फिर क्वांटिटेटिव स्टडी करते हैं। क्वालिटेटिव मतलब पहले हम देखेंगे कि टेम्परेचर चेंज करने से होगा क्या एक्चुअली। तो इसमें 2 तरीके की रिएक्शन हो सकती है आपके पास, उसके हिसाब से टेम्परेचर का फर्क पड़ता है। क्या बोलना चाह रहा हूं बस सुनते जाइए, समझ में आएगा धीरे धीरे। एक होती है एक्जोथर्मिक रिएक्शन, और एक होती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो, एक्जो का मतलब आउट, एग्जिट, एंडो का मतलब जिसमें हीट अंदर आए, एनर्जी एब्जॉर्ब हो, उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। एक्जोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उसमें डेल्टा एच क्या रहता है? नेगेटिव। हीट रिलीज होती है तो डेल्टा एच नेगेटिव। यहां पे एंडोथर्मिक में डेल्टा एच क्या रहता है? पॉजिटिव। समझ रहे हो? डेल्टा एच रिएक्शन का है ना, रिएक्शन का। तो डेल्टा एच का मतलब है चेंज, चेंज। डेल्टा एच का मतलब है चेंज, चेंज किसमें? एनर्जी में, एंथैल्पी में। और किसके दौरान? रिएक्शन के दौरान। तो फाइनल, तो डेल्टा का मतलब क्या? फाइनल माइनस एच फाइनल माइनस एच इनिशियल। डेल्टा का मतलब क्या? चेंज ना, तो फाइनल माइनस इनिशियली तो करोगे। तो फाइनली कौन बन रहा है? प्रोडक्ट एच पी माइनस एच आर, वो क्या आ रहा है? नेगेटिव। यहां पे एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट, वो क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो आपको ये बताना है, अगर मैं एनर्जी के बारे में बात करूं तो किसकी एनर्जी ज्यादा? एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो एनर्जी किसकी ज्यादा? अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है किससे? प्रोडक्ट की, तभी तो नेगेटिव आएगा भाई, है ना? और यहां पे प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है, तो किसकी एनर्जी ज्यादा? प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है। प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा रिएक्टेंट से, इसलिए क्या रहा है? ये पॉजिटिव। क्लियर है? क्लियर है क्या? एनर्जी प्रोडक्ट की ज्यादा, रिएक्टेंट कम, इसलिए पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? अब किसी ने बोला कि टेम्परेचर बढ़ाया मैंने, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? तो मैं बोलता हूं टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्टेंट का अमाउंट इंक्रीज करेगा और प्रोडक्ट का अमाउंट डिक्रीज करेगा। इसमें अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो प्रोडक्ट का अमाउंट इंक्रीज करेगा, रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज करेगा। ऐसा क्यों? तो समझना, एक चीज लिखता हूं। एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर species having high energy will be preferred.
इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो आसान है यार, ज्यादा मुश्किल है। क्या बोलना चाह रहा हूं, आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन याद है? एक्सोथर्मिक में क्या है, रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की एनर्जी, ये ऊपर नीचे मैं एनर्जी दिखा रहा हूं, ये रिएक्टेंट की एनर्जी है और यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी है। तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में आता है ना तो इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम। तो ऊपर से जब वो नीचे आता है रिएक्टेंट से, जब प्रोडक्ट बनता है एक्स्ट्रा एनर्जी को निकालता है, ठीक है। अगर मैं एंडोथर्मिक की बात करूं तो रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में जाने के लिए एनर्जी लगती है, उसको एनर्जी सप्लाई करो तब वो वहां पे पहुंचेगा। समझ में आ रही है बात? अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, जिन चीजों की एनर्जी ज्यादा है, जिस चीज की एनर्जी ज्यादा है उसकी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। जैसे अगर आपके पास रिएक्टेंट भी है प्रोडक्ट भी है और आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, वो हायर एनर्जी में जाने की कोशिश करेगा। तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, वो कहां जाने की कोशिश करेगा, रिएक्टेंट बनने की कोशिश करेगा। तो रिएक्टेंट का अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। इस वाले केस में किसकी एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की। तो अगर आपने एनर्जी बढ़ाई तो चीज किस में जाने की कोशिश करेगी, प्रोडक्ट में, क्योंकि हायर एनर्जी पे यहां रहना पसंद करेगा। अगर एनर्जी कम है तो नीचे रहने की कोशिश करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसी चीज को मैंने यहां पे लिखा है, टेम्परेचर बढ़ाया, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है तो रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ेगा, प्रोडक्ट का अमाउंट डिक्रीज करेगा। इसमें देखो टेम्परेचर बढ़ाया, प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा है तो प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ेगा, रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज करेगा। ये हम क्वालिटेटिवली पढ़ रहे हैं। अब इसकी रीजन भी समझेंगे, मैथमेटिकली भी हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अभी बस आइडिया ले रहे हैं, लॉजिक से हम क्वेश्चनों को, मतलब कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अगर टेम्परेचर बढ़ा, रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ा, प्रोडक्ट का अमाउंट कम हुआ, तो के की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये जो के होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट का अमाउंट कम हो गया तो के की वैल्यू भी कम होगी। यहां पे प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ा तो के की वैल्यू इंक्रीज कर गई। तो सिंपल सा लॉजिक क्या है, एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ा दो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाती है, और एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ा दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा या कम होगा, डिपेंड करता है किस पे, रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक। टेम्परेचर बढ़ाया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घट जाएगा। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी बढ़ जाएगा। क्लियर है? टेम्परेचर बढ़ाने से एक्सोथर्मिक के केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है, एंडोथर्मिक के केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट घटता है। क्लियर है? अब इन्हीं चीजों को हम मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे, इसको हम क्वांटिटेटिवली समझने की कोशिश करेंगे, हम मैथमेटिकल इक्वेशन की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। समझे? तो चलते हैं। ये क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीजों को समझाऊंगा। एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, आपको पता है, अभी देखा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शन। दिख रहा है? यस। एक्सोथर्मिक का मैं आपको ग्राफ की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा। एक ग्राफ बनाऊंगा, यहां पे एनर्जी है या एंथैल्पी है। एनर्जी और एंथैल्पी एक ही चीज है ना? एनर्जी और एंथैल्पी में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। बेसिकली एंथैल्पी ही एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी। एनर्जी, फिर से यहां पे टाइम नहीं होता, रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता है। यहां पे अपनी एनर्जी, ठीक है। एक्सोथर्मिक के केस में किसकी एनर्जी ज्यादा? तो मान लो रिएक्टेंट यहां पे है, ये रिएक्टेंट की एनर्जी, रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होगी। तभी तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएगा, एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या करेगा, ये लूज करेगा, निकालेगा। इसी तरीके से यहां पे अगर रिएक्टेंट की एनर्जी ये है तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी। इसलिए एंडोथर्मिक के केस में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए आपको एनर्जी लगने वाली है। अब ये जो रिएक्शन होती है, कोई भी रिएक्शन, वो ऐसे नहीं हो जाती। मतलब क्या बोलना चाहता हूं, जैसे आपको चेंज होना है जिंदगी में तो एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, इसी तरीके से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने के लिए कुछ एफर्ट्स लगते हैं, कुछ एनर्जी लगती है।
और उस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने के लिए सीधा नहीं जाता, एक इसको हिल चढ़ना पड़ता है। यहां से पहले ये ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। इसमें भी ऐसा ही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जाने में पहले एक हिल चढ़ेगा और फिर वापस आएगा। अब इस ये हिल क्यों चढ़ना पड़ता है इसको समझने की कोशिश करेंगे, ऐसा होता क्या है भाई। तो समझिए, एक रिएक्शन लेते हैं, ए बी है और सी और डी के बीच में रिएक्शन हो रही है और बन रहा है बी सी प्लस ए डी। अब ये रिएक्शन कैसे होगी, तो इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब ये रिएक्शन होगी तो होने के लिए ये बॉन्ड टूटने पड़ेंगे, है ना। तो ए और बी के बीच में बॉन्ड टूटने की शुरुआत हो रही है, ए के बी और ए और बी के बीच में बॉन्ड टूटने जा रहा है ना। ए और बी दूर होते जा रहे हैं। जब चीजें दूर होंगी तो उसके लिए एनर्जी लगेगी, बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। तो ए और बी को अगर आपको दूर करना है तो एनर्जी मांगता है ना, बिना एनर्जी के नहीं जाए। तो ए और बी को दूर करना है तो वहां पे आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में है ना, ए और बी जब दूर होंगे, इसी तरीके सी और डी भी दूर हो रहे होंगे। तो इनको दूर करने के लिए रिएक्टेंट के जो एटम्स है उनको दूर दूर करने के लिए आपको एनर्जी लगती है। तो स्टार्टिंग में ना एनर्जी बढ़ती जाती है, जब रिएक्शन जब स्टार्ट होते तो रिएक्शन में एनर्जी इंक्रीज होती है। देख रहे हो, ये एनर्जी बढ़ती जा रही है, ठीक है। अभी प्रोडक्ट नहीं बनाए, ए और बी के बीच में बॉन्ड लगभग टूटने ही वाला है, अगले सेकंड में ही टूट जाएगा। सी और डी के बीच में बॉन्ड जस्ट टूटने वाला है, बी और सी के बीच में बॉन्ड जस्ट बनने ही वाला है। समझ रहे हो, ये जो चीज होती है ये रिएक्शन के दौरान बनती है, कुछ सेकंडों के लिए। कितने सेकंड के लिए, 10 की पावर -8 -12, इतने कम सेकंड के लिए बनती है। बहुत अनस्टेबल चीज होती है, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इसको लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद ट्रांजिशन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं बनता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं बनता। अगर आपके पास रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डायरेक्ट नहीं बनेगा। तो रिएक्टेंट सबसे पहले क्या होगा, रिएक्टेंट के बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, उसके बाद ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड, उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन होगा और उसके बाद प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो समझना, ए और बी के बीच में बॉन्ड टूटने वाले हैं, सी और डी के बीच में बॉन्ड टूटने वाले हैं, बी और सी के बीच में बॉन्ड जस्ट बनना स्टार्ट होने वाला है। अगले ही सेकंड बी और सी के बीच में बॉन्ड बनेगा और सी और डी के बीच में बॉन्ड जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा। इस टाइम पे इस चीज को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। इसके बाद बी और सी के बीच में बॉन्ड बनने स्टार्ट होंगे, बॉन्ड बनने स्टार्ट होंगे तो एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगेगी, क्योंकि जब अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगेगी। समझ रहे हो। तो देखो, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, यहां पे जो सबसे हाईएस्ट जिसकी एनर्जी होती है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे ट्रांजिशन स्टेट या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जब तक ये नहीं बनेगा रिएक्शन के दौरान तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट बनने के लिए ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, हर एक रिएक्शन में बनती है। अब यहां से यहां जाने के लिए आपको एक एनर्जी लग रही है, रिएक्टेंट से ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए इसको एक एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है और उसी एनर्जी को बोलते हैं अपन एक्टिवेशन एनर्जी, ई। समझ रहे हो, यहां से यहां आने के लिए ये जो एनर्जी लग रही है इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड में जा रहे हो तो इसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए। समझ रहे हो। और अगर आप उल्टा जाओगे तो उल्टा मतलब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो उल्टी भी जाएंगे। तो प्रोडक्ट से अगर आप ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंचोगे, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जाना है फिर भी आपको यहीं होके जाना पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे ये भी एक्टिवेशन एनर्जी है लेकिन ये बैकवर्ड डायरेक्शन की है। इसी तरीके से यहां पे ये क्या है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, कौन सी डायरेक्शन के लिए, बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए। क्लियर है। अच्छा, ये जो चीज है ये वाली चीज, ये इसको बोला जाता है डेल्टा एच रिएक्शन, क्योंकि ये क्या है, डिफरेंस है किसका, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का। ये क्या है, यही डेल्टा एच है, डेल्टा एच रिएक्शन का।
इसमें नेगेटिव है क्योंकि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है ना। इसमें नेगेटिव है और इसमें डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव। समझ में आ रही है बात। तो डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या है, इन दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में जो डिफरेंस होता है उसी को बोलते हैं डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। अब ये जो डेल्टा एच है इसको मैं एक दूसरे तरीके से लिखूंगा, देखना आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एंथैल्पी ऑफ बैकवर्ड। समझ में आया क्या, समझा क्या, समझा नहीं समझा। देखो आप बोलोगे डेल्टा एच तो होना चाहिए बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड, तो ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये डेल्टा एच क्या है, इस वाली रिएक्शन के लिए एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव है, तो ये माइनस ये ज्यादा बड़ा है तो नेगेटिव आंसर आएगा। इसमें पॉजिटिव आएगा क्योंकि फॉरवर्ड वाला ज्यादा है, बैकवर्ड वाला कम है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये रिलेशन समझ में आया। डेल्टा एच को अपन और कैसे लिख सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। क्लियर है, समझ रहा है, पक्का। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में आपको मैंने बताया, अब मैं कुछ और समझाना चाह रहा हूं आपको, धीरे धीरे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक लेके जाऊंगा। तो अपनी जो रिएक्शन की स्पीड होती है वो दो चीजों पे डिपेंड करेगी। कौन कौन सी, टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ा दो तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। कैसे, खाना बना रहे हो, अगर बहुत कम टेम्परेचर पे आप खाना बनाओगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। टेम्परेचर बढ़ा दिया, खाना बनाने में भी रिएक्शन होती है ना, टेम्परेचर बढ़ा दिया जल्दी जल्दी खाना बनेगा। किस चीज को जला रहे हो, अगर कम टेम्परेचर पे जलाओगे तो टाइम लगेगा, ज्यादा टेम्परेचर कर दोगे जल्दी जल जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। समझ में आ रही है बात। इसी तरीके से अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूं कि भाई दो रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन ले ली, दो रिएक्शन है, एक की एक्टिवेशन एनर्जी ये है, ये ए है, और एक की एक्टिवेशन एनर्जी बी है। कौन सी रिएक्शन जल्दी होगी, किसकी जल्दी होने के चांसेस है, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम है, कम एनर्जी लगी जल्दी जल्दी हो जाएगी। जिसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी ऑब्वियस सी बात है टाइम लगेगा, उसको इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी तभी होगी वो। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा दे तो रिएक्शन की स्पीड कम हो जाती है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम, रिएक्शन की स्पीड ज्यादा। ठीक है, समझ रहा है कुछ। मैं ये इसलिए समझाने जा रहा हूं क्योंकि एक फॉर्मूला है अपना रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट याद है, रेट कांस्टेंट हमें स्पीड के बारे में आइडिया देता है। अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होती है तो जनरली वो रिएक्शन फास्ट होती है। तो ये जो रेट कांस्टेंट है, वैसे तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, उसमें स्पीड के बारे में पढ़ना होता है। तो ये जो रेट कांस्टेंट होता है, छोटा के, बड़ा के नहीं, ये जो छोटा के है इसका फॉर्मूला रहता है, इसका फॉर्मूला है ए, इसको बोला जाता है अरेनियस फैक्टर, एक कांस्टेंट है माइनस ई ए बाय आर टी। समझना, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो 1/T की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। -1/T की वैल्यू इंक्रीज करेगी अगर माइनस है। अगर माइनस इस पूरे की वैल्यू इंक्रीज करिए तो के की वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो ये फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं अरेनियस इक्वेशन। ये अभी रटना ही पड़ेगा, केमिकल काइनेटिक्स में आएगा। रट लोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं जो आगे वाला फॉर्मूला है। आपके टीचर, आप मोस्ट ऑफ द जगह देखोगे वो डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिखवा देगी, तो फॉर्मूला आया कहां से वो समझा रहा हूं आपको। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप नहीं समझना चाहते तो डायरेक्ट आगे जो फॉर्मूला आ रहा है उसको समझ जाना। अभी इसको समझने की कोशिश करो, जितना समझ में आता है उतना अच्छा है, बाद में फिर से आएगा ही आएगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर बढ़ी तो इस पूरे की वैल्यू ई की पावर में जो है उसकी वैल्यू क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। तो के की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। ये फॉर्मूला मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब सुनना, इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट होता है उसका फॉर्मूला होता है के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। इसी फॉर्मूले को आगे लेके चल रहा हूं। इसी फॉर्मूले को अपन क्या लिख सकते हैं, ए अरेनियस फैक्टर फॉरवर्ड, वो बी वाली इक्वेशन, माइनस ई ए फॉरवर्ड का, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की, अपॉन आर टी। इसी तरीके से बैकवर्ड ई माइनस
बैकवर्ड अपॉन आर टी। क्लियर है? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो इसकी जगह मैं फिर से ए ही मान लेता हूं, अरेनियस वेक्टर दोनों का मिला के एक कांस्टेंट मान लिया। ई ये है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो माइनस ई ए फॉरवर्ड अपॉन आर टी प्लस ई ए बैकवर्ड अपॉन आर टी। कुछ कॉमन ले लेते हैं, k इज इक्वल टू ई 1 अपॉन आर टी, माइनस भी कॉमन ले लिया मैंने। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। कुछ चमक रहा है क्या आपको? कुछ चमक रहा है? ये कुछ था, ये वाली चीज, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। तो k का फॉर्मूला क्या बन के आया? k इज इक्वल टू a माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। तो ये जो फॉर्मूला है वो t और k के बीच में रिलेशन आपको बताएगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो ये फॉर्मूला हम ड्राइव करने की कोशिश कर रहे थे, ये फॉर्मूला ड्राइव करना था, इसलिए मैंने आपको एक्टिवेशन एनर्जी बताई, इसलिए वो ट्रांजिशन स्टेट बताई, सब कुछ इसलिए बताया। ये मेन फॉर्मूला, ठीक है? आपकी बुक में डायरेक्ट ये फॉर्मूला मिलेगा। आया कहां से? समझ में आया? अब इस फॉर्मूले को ही थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, देखते हैं, इसके अंदर घुसते हैं। तो चलिए इस फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, इसको खोल के देखते हैं। तो फॉर्मूला याद रखना, बस डायरेक्ट पीछे क्या था कुछ याद नहीं रखना। ए माइनस डेल्टा एच रिएक्शन अपॉन आर टी, सही है? इसको मैं लॉग की टर्म्स में ले आता हूं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। डेल्टा एच आर बार बार नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही है। ये फॉर्मूला अपने काम का है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस फॉर्मूले से, ग्राफ के क्वेश्चन। ग्राफ का क्वेश्चन कभी भी आएगा, इसी इक्वेशन की मदद से आप उसको सॉल्व करोगे। कैसे ग्राफ बनवाएगा आपसे, तो देखना, समझते रहना। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, याद है? एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच क्या रहता है अपना? डेल्टा एच रहता है नेगेटिव। एंडोथर्मिक में डेल्टा एच क्या रहता है? डेल्टा एच रहता है पॉजिटिव। ये आपसे ग्राफ बनवाएगा किसके बीच में? यहां पे दो ही चीज वेरिएबल है, के ये बदलेगा कब? जब टेम्परेचर बदलेगा। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डेल्टा एच जो है उसको हम यहां पे कांस्टेंट कंसीडर करते हैं। हम ये मानते हैं कि डेल्टा एच टेम्परेचर चेंज करने से चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसी ये सच नहीं है। डेल्टा एच बदलता है टेम्परेचर चेंज करने से। थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं, किरचॉफ्स इक्वेशन होती है। लेकिन अपन को यहां पे ये मानना है कि डेल्टा एच टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे चेंज, टेम्परेचर चेंज करने से नहीं बदलता है। क्यों कर रहे हैं यार? इसलिए कर रहे हैं ताकि चीजें कॉम्प्लिकेट ना हो, चीजों को सिंपल बनाए रखने के लिए हम डेल्टा एच को हम ये मानते हैं कि उसके अंदर टेम्परेचर चेंज करने से कोई चेंज नहीं आएगा। डेल्टा एच इज कांस्टेंट। तो यहां पे दो ही चीजें बदलने वाली, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। तो के बदलेगा अगर हम टी बदलेंगे, तो ये दो चीज बदल दिए, तो इन दोनों के बीच में ग्राफ बनवाएगा। इन दोनों के बीच में भी कैसे बनवाएगा? तो ग्राफ बनाने आपको आते ही हैं, नहीं बनाने आते तो अब भी सिखा देता हूं मैं, सीख लो। तो देखो ये ग्राफ बनवाएगा, एक एक्सिस पे रखेगा एल एन के और एक एक्सिस पे रखेगा 1 अपॉन टी। आसान सा ही ग्राफ बनवाएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा। एल एन के और 1 अपॉन टी के बीच में ग्राफ बनवाएगा। अब ग्राफ कैसे बनाने होते हैं वैसे सिखाया है, लेकिन फिर से सिखा देता हूं। ग्राफ दो तरीके से बनते हैं, एक लॉजिक से बनते हैं, एक इक्वेशन से बनते हैं। जैसे पीछे एक ग्राफ बनाया था अपन ने, याद है? ये एक्टिवेशन एनर्जी जिसमें दिखा, तो लॉजिक से बना रहे थे कि रिएक्टेंट यहां आएगा, प्रोडक्ट यहां आएगा, उसकी मदद से हम वो डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे थे। कई ग्राफ हम लॉजिक से बनाते हैं, जैसे अपन ने कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का बनाया था। कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की कम होगी, प्रोडक्ट की बढ़ेगी, है ना? तो लॉजिक से बनते हो ग्राफ। कुछ ग्राफ किसी इक्वेशन की मदद से बनते हैं, जैसे इसमें एल एन के है और 1 अपॉन टी के बीच में ग्राफ बनाना है, तो ये तभी बना सकते हो जब आपके पास कोई इक्वेशन होगी। तो के और टी के बीच में कोई रिलेशन है, उसकी कोई इक्वेशन है? यस, ऊपर इक्वेशन है अपने पास।
अब इक्वेशन मिल गई जिसके बीच में ग्राफ बनाना है, वो मिल गया। अब ग्राफ कैसे बनाए? तो सिंपल सा तरीका, अब क्या किया करो, जो इस ग्राफ में चीजें दी जा रही है, जो एक्स एक्सिस पे है, जो वाई एक्सिस पे, उसको वाई मान लो, जो एक्स एक्सिस पे उसको वाई कंसिडर, एक्स कंसिडर कर लो। इसको मान लिया मैंने वाई और इसको कंसिडर कर लिया एक्स, और उस इक्वेशन में सारी चीजों को बदल दो एक्स और वाई के टर्म्स में। कैसे? एल एन के की जगह मैं क्या कर दूंगा, वाई, एल एन ए को ऐसे का ऐसे रहने दिया, समझ रहे हो? डेल्टा एच अपॉन आर, इसको ऐसे का ऐसे रहने दिया, और 1/t की जगह क्या कर दिया, एक्स। तो अपने पास एक इक्वेशन आई जो आपने क्लास 10th में बहुत पढ़ी होगी, y इज इक्वल टू एक्स के सामने कुछ m और प्लस c। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। अब स्ट्रेट लाइन आ गई, हमें पता लग गया कि इसमें ग्राफ जो बनेगा स्ट्रेट लाइन का बनेगा। अब स्ट्रेट लाइन कैसे? स्ट्रेट लाइन तो ऐसे भी होती है, स्ट्रेट लाइन ऐसे भी होती है, तो कैसे बनाए स्ट्रेट लाइन? तो वो डिटरमाइन करते हैं अपन की लाइन कैसे आएगी। पहले तो पता लगना चाहिए कि ग्राफ बनेगा कैसे, तो हमें पता लगा एक लाइन का ग्राफ बनेगा। अब लाइन कैसे बनेगी, तो वो डिटरमाइन करेगा स्लोप m। अगर m की वैल्यू नेगेटिव है, m की वैल्यू नेगेटिव है, तो जो स्लोप होता है tan थीटा होता है, तो थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा आ जाती है। तो ऐसे देखते हैं, तो 90 से ज्यादा मतलब ये, इसमें स्लोप नेगेटिव है, तो लाइन ऐसे आएगी अगर m नेगेटिव है। अगर m पॉजिटिव है तब क्या होगा, तो थीटा 90 से कम होगा, तो ऐसी लाइन आएगी, ऐसे। समझ रहे हो? ये थीटा है अपना, यहां से हम मेजर करते हैं एक्स एक्सिस से, समझना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव हो गया तो पूरे की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा तो लाइन कैसे बनेगी, ऐसे। समझ रहे हो? ये जो चीज है ये अपना इंटरसेप्ट है, इसकी वैल्यू होती है एल एन ए, और जो ये स्लोप है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, m की वैल्यू आएगी डेल्टा एच अपॉन आर, माइनस में। माइनस में क्यों? तो माइनस में है क्योंकि डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो स्लोप अपने आप पॉजिटिव हो गया, क्योंकि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसमें चलते हैं, इसमें क्या होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव आएगा तो लाइन ऐसे आएगी। m कितना, m वही माइनस डेल्टा एच अपॉन आर, ये कितना, ये अपना एल एन ए। क्लियर है? इस तरीके से आपसे ग्राफ पूछेगा, बनवाएगा। क्लियर है? अब अगली चीज की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट चीज है और वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी पूरे को भूल जाओ, बस ये लास्ट इक्वेशन को याद रखना। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अभी आने वाली है, उसको ध्यान से समझना। मैं एक बार थोड़ा सा पानी पी लेता हूं ताकि एनर्जी आ जाए। चलिए करते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। हम ये मानते हैं, हमें पता है टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलेगा, लेकिन कितना बदला, पहले वो वैल्यू देगा फिर पूछेगा इतना टेम्परेचर बदल, अब बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना। तो उसको कैसे मेजर करें, तो मैं ये मान रहा हूं कि अगर टेम्परेचर T1 है तो उस टाइम पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो K1 है। अगर टेम्परेचर T2 है उस टाइम पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है K2। ठीक है? इक्वेशन याद है, ln, उसी इक्वेशन को ln K इज इक्वल टू ln A, इस इक्वेशन का ज्यादा मैं यूज करूंगा, माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी। अगर पहला टेम्परेचर है तो K1 T1। किसी भी टेम्परेचर पे अगर आपसे K पूछे तो इस इक्वेशन का मदद आप ले सकते हो। ठीक है? अगर मैं T2 टेम्परेचर पे पूछूंगा तो ln K2 इज इक्वल टू ln A, ये कांस्टेंट रहता है और डेल्टा एच भी टेम्परेचर बदलने से नहीं बदलता, हम यही मान के चलते हैं। अब दो इक्वेशन है, किसी को भी किसी में से माइनस कर दो, 1 - 2 कर दो, 2 - 1 कर दो। तो मैं क्या करता हूं, दो में से फर्स्ट को घटाता हूं, सेकंड में से फर्स्ट, तो ये बनेगा ln K2 माइनस ln K1। ln A कट जाएगा,
उसमें से ये माइनस कर रहा हूं तो पहले वो आएगा डेल्टा एच अपॉन आर T2 और माइनस माइनस प्लस डेल्टा एच अपॉन आर T1। समझ रहे हो क्या? सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड में सेकंड के अंदर से फर्स्ट को माइनस कर रहा हूं। आपको पता है अगर L log A माइनस बी हो तो अपन उसको लिख सकते हैं ln K2 बाय